बीजिंग के होटल में गोलीबारी, हत्या की साजिश का खुलासा और चीन के ताकतवर जनरल की गिरफ्तारी। यह फिल्मी पटकथा जैसी लगती है, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार यही हकीकत सीसीपी के भीतर हुई है। सरकारी मीडिया कहता है जनरल झांग भ्रष्टाचार में गिरफ्तार हुए, जबकि गुप्त सूत्रों के अनुसार शी जिनपिंग पर तख्ता पलट की असफल कोशिश हुई। यह तब शुरू हुआ जब चीन ने अपने नंबर 1 जनरल झांग युझाओ और कमीशन सदस्य लियू शिंगली की जांच की घोषणा की। पिछले कुछ वर्षों से सीसीपी सेना में सफाई अभियान चला रही है, लेकिन यह अब तक का सबसे चौंकाने वाला कदम है, क्योंकि झांग वही आदमी था जब बात चीनी सेना की थी। तकनीकी तौर पर शी जिनपिंग कमांडर इन चीफ हैं, लेकिन वह सैन्य नहीं, राजनेता हैं। झांग ही रोज सेना का नेतृत्व करता था। वह चीन में सबसे उच्च रैंकिंग वाले ऑपरेशनल जनरल थे और तकनीकी रूप से चीनी सेना में नंबर 2 व्यक्ति थे। इसके ऊपर से जो बात इस पूरे मामले को चौंकाने वाला बनाती है वह यह है कि झांग कोई प्रतिद्वंदी नहीं था, वह शी जिनपिंग का ही आदमी था। उनके पिता चीनी गृह युद्ध में साथ लड़े थे और दोनों जीवन भर एक दूसरे को जानते हैं। असल में झांग को 2022 में ही रिटायर होना था, पर जब शी जिनपिंग ने तीसरी बार सत्ता संभाली तो उन्होंने झांग को रिटायरमेंट न लेने के लिए मना लिया। उन्होंने उन्हें दूसरा कमांडर बनाया। चीनी सेना में वे जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ बन गए। अब सभी पूछ रहे हैं, अगर शी जिनपिंग झांग पर भी भरोसा नहीं कर सकते तो किस पर कर सकते हैं? वो उस पद के लिए अब किसे चुनेंगे? स्थिति और नाजुक इसलिए है क्योंकि झांग पहले या दूसरे नंबर पर भी नहीं है। शी जिनपिंग ने हाल के वर्षों में चीन की सेना के सभी शीर्ष अधिकारियों को व्यवस्थित रूप से हटाया। शी जिनपिंग ने केंद्रीय सैन्य आयोग से लगभग सभी को हटा दिया। जैसा कि मैंने कहा, यह अमेरिका के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जैसा देश की शीर्ष सैन्य संस्था है। पिछले साल शी जिनपिंग ने 8 जनरलों को, जिनमें दूसरे सबसे बड़े जनरल भी थे, हटा दिया। अब झांग के नीचे कौन था? इस हफ्ते से पहले सभी को लगता था कि इन सफाइयों के पीछे झांग है, न कि शी जिनपिंग। अब झांग खुद चला गया है तो सवाल उठता है कि क्या हो रहा है। तो चलिए उन कहानियों में से एक पर नजर डालते हैं जो हमें कुछ विवरण देती है कि आखिर क्या हुआ और क्यों झांग को अचानक उसके पद से हटा दिया गया। अब मैं यहाँ एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ क्योंकि यह कहानी थोड़ी अजीब लगती है। मैं यह कहानी आपसे इसलिए साझा कर रहा हूँ क्योंकि इसके लेखक या साझा करने वाले, खैर, उन्होंने झांग की गिरफ्तारी की घोषणा चीनी अधिकारियों के आधिकारिक तौर पर घोषणा करने से पहले ही कर दी थी, जो कि काफ़ी दिलचस्प है। मुझे नहीं लगता समय में बड़ा अंतर था, बस वह आधिकारिक घोषणा से कुछ घंटे पहले था। इसी कारण मैं यह कहानी साझा कर रहा हूँ। मैं नहीं जानता ये कितना सच है, इसलिए पहले ही बता रहा हूँ। चलिए देखते हैं। यह कहानी शांगयू की है, जो एक चीनी कनाडाई मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। उनके अनुसार 19 जनवरी को असली घोषणा से कुछ दिन पहले उनके दोस्त मिस्टर एक्स, जिन्हें हम सूचनादाता कहेंगे, ने उन्हें बताया। सूचनादाता ने बताया कि झांग यू झाओ गिरफ्तार हुए हैं और सीसीपी में कुछ बड़ा हुआ है। उस समय वह इस कॉल को प्रकाशित करने के लिए बहुत व्यस्त थीं, लेकिन बाद में उन्होंने इस एक बातचीत का ट्रांसक्रिप्ट प्रकाशित किया। मिस्टर एक्स, हमारे सूचनादाता, कहते हैं कि झांग और लियू सैन्य आयोग में थे। दोनों 18 जनवरी 2026 की शाम बीजिंग समयानुसार शी जिनपिंग के खिलाफ कदम उठाने की तैयारी कर रहे थे। उस दिन शी जिनपिंग पश्चिमी बीजिंग के होटल में रुकने वाले थे। हाल के वर्षों में उनका स्थायी निवास नहीं है, वह अक्सर जगह बदलते हैं। झांग और लियू ने शी जिनपिंग को 18 जनवरी की शाम गिरफ्तार करने की योजना बनाई है। कार्रवाई से 2 घंटे पहले ही योजना लीक हो गई थी। शी उस दिन होटल में थे। उन्हें लगा वहां पकड़ना आसान होगा, क्योंकि वह अक्सर होटल बदलते हैं और शायद ही कभी 2 रात एक ही जगह रुकते हैं। ऑनलाइन अटकलें थीं कि शी ने जानबूझकर इसे झांग को फंसाने के लिए चारे की तरह इस्तेमाल किया, और यह व्याख्या
सही या कुछ हद तक सही हो सकती है। सूचना मिलने से 2 घंटे पहले ही शी ने होटल छोड़कर चुपचाप जवाबी गिरफ्तारी की व्यवस्था की। झांग को पता नहीं था कि सूचना शी तक पहुंच गई है और वे योजना के अनुसार आगे बढ़े। होटल में झांग के लोगों जो पहले ही पहुंच चुके थे और शी द्वारा तैनात बलों के बीच गोलीबारी हो गई। शी के 9 निजी सुरक्षा गार्ड मारे गए, जबकि झांग के दर्जनों लोग मारे गए। इसी समय मानवाधिकार कार्यकर्ता शांगयू ने पूछा, झांग के लोग तब कहाँ थे? क्या वे एक जगह थे या अलग अलग जगहों पर? सूत्र जवाब देता है, मुझे यह नहीं बताया गया था, लेकिन मुख्य मुद्दा यह है कि शी वहां ठहरे हुए थे और सैनिकों को भी तैनात किया गया था। शी अक्सर होटल में रहते हैं और अचानक चले जाते हैं, इसलिए उन्हें पकड़ना मुश्किल था। सूत्र ने बताया, मुझे पता है कि शी को 2 घंटे पहले ही यह पता चला और उन्होंने तुरंत गिरफ्तारी के कदम उठाए। झांग, ली यू और उनके परिवार को पहले ही हिरासत में लिया गया था। अब सवाल है, इतनी बड़ी योजना के बाद परिवार का इंतजाम क्यों नहीं हुआ? शांग और ली यू को ऑपरेशन की सफलता पर भरोसा था। परिवार की सुरक्षा मायने नहीं रखती थी। अगर पहले से इंतजाम होते ऑपरेशन उजागर हो जाता। शी ने उनके परिवारों के पास कई मुखबिर तैनात कर दिए हैं। यह लंबी बातचीत है, आप इसे स्क्रीन पर देख सकते हैं या मैं लिंक कर दूंगा, लेकिन अब मैं सिर्फ जरूरी हिस्से पढ़ने जा रहा हूं। बाद में कॉल में मुखबिर कहता है, जो मैंने सुना है वह यह है कि इस घटना ने शी को बुरी तरह डरा दिया। उसकी मां और बहन को भी जानकारी दी गई, वे भी डरी हुई हैं। वे शेंजेन गेस्ट हाउस में ठहरी हुई हैं। सुरक्षा तुरंत कड़ी कर दी गई। पूरा गेस्ट हाउस लॉकडाउन में है और बाहर भारी सुरक्षा है। शांग को विद्रोह के लिए किसने उकसाया? मुखबिर कहता है, यह आदमी शी जिनपिंग के काफी करीब था, शायद मजबूरी में ऐसा किया। शी जिनपिंग लगातार लोगों को हटा रहे हैं। अब कोई भी उनके प्रति वफादार नहीं रह सकता, क्योंकि शी संदेहास्पद और संकीर्ण सोच वाले हैं, किसी पर भरोसा नहीं करते। उनके आसपास के लोग लगातार डर में रहते हैं और जितना ज्यादा डरते हैं, जितना ज्यादा सतर्क होते हैं, उतना ही ज्यादा सतर्क दिखते हैं, उतने ही असामान्य लगते हैं और उतनी ही आसानी से कुछ गलत हो सकता है। इसके अलावा सीसीपी प्रणाली मूल रूप से एक ब्लैक बॉक्स है, इसलिए हर कोई लगातार एक दूसरे के खिलाफ साजिश करता है और एक दूसरे से सतर्क रहता है। अब यह बात सच है, चीन की राजनीति दुनिया के लगभग किसी भी दूसरे देश, किसी भी खुले देश की तुलना में कहीं ज्यादा गुप्त है ना? मुझे लगता है उत्तर कोरिया बहुत गुप्त है, लेकिन चीन उससे भी आगे है। रूस तो तुलना में नहीं है। इसी कारण हमें नहीं पता ये कहानी कितनी सच है, पर यह काफी नाटकीय लगती है। एक और दिलचस्प बात है चीनी सरकार की जारी घोषणा की भाषा, जिसे हम थोड़ी देर में सुनेंगे। लेकिन एक और दिलचस्प बात यह भी है कि घोषणा और गिरफ्तारी के बीच का समय, या शायद उल्टा कहें तो गिरफ्तारी और घोषणा के बीच का समय। पिछले साल सफाई अभियान के बाद चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को गिरफ्तारी घोषित करने में महीनों लगते थे। ऑनलाइन अफवाहें चलती रहती थीं और हमें आधिकारिक घोषणा मिलने से पहले ये कई महीनों तक चलती थीं। इस बार असली गिरफ्तारी या जांच शुरू होते ही घोषणा आ गई। तो हाँ, अब चलिए घोषणा को सुनते हैं। सीपीसी पॉलिट ब्यूरो सदस्य झांग यूशिया, केंद्रीय सैन्य आयोग के उपाध्यक्ष, केंद्रीय सैन्य आयोग के सदस्य, केंद्रीय सैन्य आयोग के संयुक्त स्टाफ विभाग के प्रमुख। लियू जेनली पर अनुशासन और कानून के गंभीर उल्लंघन का संदेह है। सीपीसी ने विचार के बाद झांग यूशिया व लियू जेनली को जांच में रखा। अब चीनी आधिकारिक बयान में झांग पर राजनीतिक अनुशासन, संगठनात्मक अनुशासन, ईमानदारी का अनुशासन, स्वच्छ शासन, जन अनुशासन और कार्य अनुशासन का गंभीर उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। यह सुनने में बहुत सारे अनुशासन की तरह लगता है, तो मैं इसे आपके लिए सरल कर देता हूं। यह मूल रूप से सीसीपी की भाषा है। उसने कुछ ऐसा किया जो शी जिनपिंग को पसंद नहीं आया, और वह हमें नहीं बताएंगे कि उसने क्या किया। कुछ दिन बाद वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि झांग को चीनी परमाणु रहस्य CIA को लीक करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। यह बड़ी खबर है, आइए देखें। रिपोर्ट के मुताबिक यह जानकारी एक ब्रीफिंग से मिली जिसमें चीन के शीर्ष सैन्य अधिकारी थे। यह ब्रीफिंग उस सार्वजनिक घोषणा से पहले हुई थी जिसे हमने पहले देखा था। सीसीपी ने वहां मौजूद सभी लोगों को बताया कि झांग की जांच की जा रही है,
क्योंकि वह राजनीतिक गुट बना रहे थे। इसका मतलब यह है कि वह लोगों को अपने मकसद के लिए समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे थे ताकि वह कुछ कर सकें। सीसीपी के भीतर गठबंधन बनाना, खासकर बड़े अधिकारियों के अनुसार, पार्टी की एकता को कमजोर करता है और यह सीसीपी के कानून के खिलाफ है। इसके अलावा उनकी सीसीपी की शीर्ष सैन्य संस्था सेंट्रल मिलिट्री कमीशन में अधिकारों के दुरुपयोग की भी जांच हो रही थी। वे अनुबंध तब देते हैं जब कुछ बनवाना, किराए पर लेना या फैक्ट्री बनवानी हो। यह संस्था तय करती है कि अनुबंध किसे मिलेगा और उस पर भ्रष्टाचार का आरोप है कि वह अनुबंध परिवार या पैसे देने वालों को दे रहा था। लेकिन इन सब में सबसे चौंकाने वाला सौदा यही है। इस बैठक में सभी को बताया गया कि झांग ने चीन के परमाणु हथियारों से जुड़ा मुख्य तकनीकी डेटा अमेरिका को लीक कर दिया था। यही वह खबर है जिसने सभी को इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के बारे में बात करने पर मजबूर कर दिया, जो अब वॉल स्ट्रीट जर्नल को मिली है। यह है वजह कि मुझे लगता है कि यह रिपोर्ट, या कम से कम रिपोर्ट का यह हिस्सा, शायद सच नहीं है। क्योंकि सोचिए जरा, कल्पना कीजिए कि आप एक पीएलए जनरल हैं जो इस ब्रीफिंग में बैठे हैं और आपने अभी अभी सुना है कि देश के सबसे बड़े सैन्य जनरल ने शी जिनपिंग के बचपन के दोस्त को गिरफ्तार कर लिया गया और अब आपको बताया जा रहा है कि वह एक CIA जासूस था। क्या आप यह बात किसी पश्चिमी प्रकाशन को बताएंगे? मुझे लगता है नहीं। मुझे लगता है कोई भी यह बात लीक नहीं करेगा। संभावना है कि यह सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि उन कई लोगों की भी है जो चीन को करीब से देखते हैं कि यह शायद अधिकृत लीक थी। सरकारें ऐसा हमेशा करती हैं और वे यह हर जगह करती हैं। उन्होंने मीडिया के साथ मिलकर नैरेटिव कंट्रोल करने की योजना बनाई। अब लगता है कि इस लीक से सीसीपी का मकसद विदेशों में नैरेटिव कंट्रोल करना था, क्योंकि ऐसा लगता है कि चीनी सरकारी मीडिया, वो अखबार जो चीनी लोग असल में पढ़ते हैं, दरअसल वो मीडिया तो बस वही 5 अपराध गिना रहा है जिन्हें हमने पहले ही कवर किया है। वो बस पार्टी के अनुशासन का पालन नहीं कर रहा था। न परमाणु रहस्यों का जिक्र करते हैं, न CIA का नाम लेते हैं। वो जानकारी सिर्फ विदेशी मीडिया में ही आई थी। अगर झांग ने अमेरिका को परमाणु रहस्य बेचे होते तो क्या वो चीन में चर्चा में नहीं होता? क्या चीनी कम्युनिस्ट पार्टी उसे देश में अपमानित नहीं करना चाहती? CIA वाली कहानी सिर्फ विदेशी दर्शकों के लिए रखने से लगता है कि ये प्रोपेगेंडा है ताकि झांग को विदेशों में गद्दार दिखाया जा सके और असली घटना से ध्यान हटे। शायद तख्ता पलट हुआ हो और वे नहीं चाहते कि विदेशी पक्ष अभी जांच करें। यह पूरी तरह खत्म नहीं हुआ क्योंकि झांग के पास कई समर्थक थे, आम नागरिक और सेना में भी। मुझे लगता है कि शी जिनपिंग उन लोगों का ध्यान रखना चाहेंगे जो उनके वफादार नहीं हैं। हाल ही में सीसीपी ने तियानानमेन स्क्वायर के पास सुरक्षा बढ़ाई है। मूल रूप से जब उन्होंने घोषणा की कि उसे गिरफ्तार किया गया है तो मुख्य चौक के चारों ओर पुलिस अधिकारी और बैरिकेड्स लगाए जा रहे थे और सब कुछ हाई अलर्ट पर था। मुझे लगता है कि वे उम्मीद कर रहे थे कि कुछ लोग विरोध करेंगे या नाराज होंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप लोगों को याद है या नहीं। अगर आपने हमारा तियानानमेन स्क्वायर देखा है तो आप जानते होंगे 1989 में सीसीपी के एक लोकप्रिय नेता की मृत्यु के बाद कई विरोध शुरू हुए। वो व्यक्ति जो असल में युवा पीढ़ी की मदद करना चाहता था और पार्टी और देश को और ज़्यादा और तेजी से खोलना चाहता था, उनकी मृत्यु पर लगा कि युवाओं ने देश के बेहतर भविष्य की सारी उम्मीद खो दी। इसी कारण उन्होंने तियानानमेन स्क्वायर पर विरोध किया। अगर आपने नहीं देखा तो मैं देखने की सलाह देता हूं। कहानी खत्म नहीं हुई, जांच जारी है। जांच की घोषणा के बावजूद झांग योजाओ को वेबसाइट से नहीं हटाया गया है। इसका मतलब है कि उनकी तस्वीर और उनका नाम अभी भी सीसीपी वेबसाइट का हिस्सा है, जो कि थोड़ा असामान्य है, कम से कम जिन रिपोर्ट्स को मैं देख रहा हूं उनके हिसाब से। तो ऐसा लगता है कि शायद कुछ हो सकता है। तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं। मेरा नाम सैम है और मैं आप लोगों से अगली वीडियो में मिलूंगा। ऐसी वीडियो बनाने में दिक्कत है जहां कई ड्रोन हमले दिखाए जाते हैं, भले ही कोई इंसान या रूसी सैनिक घायल ना हो। यूट्यूब अक्सर हमारी वीडियो डिमोनेटाइज या बैन कर देता है। पिछले हफ्ते 4 वीडियो डिमोनेटाइज हुई थी। ड्रोन या फ्रंट लाइन फुटेज दिखाना विज्ञापनदाताओं को पसंद नहीं, इसलिए वीडियो प्रतिबंधित होते हैं। यह आधुनिक युद्ध की सच्चाई है।
जिसे यूक्रेनियन लड़ रहे हैं और बचने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हमें लगता है कि इन सब चीजों को कवर करना जरूरी है और इसी वजह से हमने अपना खुद का प्लेटफॉर्म बेसिक्स इनसाइडर लॉन्च किया। हमने इसे शुरू से बनाया है, इसलिए हम पर कोई प्रतिबंध नहीं है। हमें अपने ड्रोन स्ट्राइक को ब्लर नहीं करना पड़ता, हमें फ्रंटलाइन फुटेज को ब्लर नहीं करना पड़ता और हमें रूसी एयरबेस के तबाह होने को भी ब्लर नहीं करना पड़ता। इसके अलावा हम अपनी साइट पर कोई विज्ञापन भी नहीं चलाते। इस तरह हमें खुद को सेंसर नहीं करना पड़ता, सिर्फ इसलिए क्योंकि विज्ञापनदाता हमारे कवरेज से खुश नहीं है। हम साइट को विज्ञापनों से फंड नहीं करते, बल्कि आपके समर्थन से फंड करते हैं। तो अगर आप ऐसे कवरेज में रुचि रखने वाले व्यक्ति हैं और आप हमारे वीडियो बिना सेंसर किए देखना चाहते हैं और वो बोनस कंटेंट पाना चाहते हैं जिसे हम यहाँ यूट्यूब पर अपलोड नहीं कर सकते, तो जरूर बेसिक्स इनसाइडर .com पर हमारे साथ जुड़िए। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं या अपनी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। जुड़ने पर आप वह सारा कंटेंट देख सकते हैं जो हमने पहले ही अपलोड किया है और वे सभी वीडियो भी जो हम भविष्य में अपलोड करेंगे। इसके अलावा आप हमारी कवरेज और हमारे चैनल को सपोर्ट भी करेंगे, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सैम है और मैं आप सबसे अगले वीडियो में मिलूंगा।